गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम सादिया और आप सबका वेलकम है आपकी फेवरेट क्लास में। तो आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। इससे पहले की वीडियो में हमने ये जाना था कि रेस्पिरेशन क्या होता है, हमारे अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है, प्लांट्स के अंदर कैसे होता है, बैक्टीरिया में कैसे होता है, ईस्ट में कैसे होता है, ये सब हमें जाना था। अच्छा, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटने पे कितना एटीपी का फॉर्मेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ह्यूमन बीइंग के अंदर जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटता है तो फिर कितना एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। सबको इसका आंसर करना। अगर आप इसका आंसर नहीं करोगे तो फिर मैं आपको क्या करूँगी, मैं बहुत डांटूंगी फिर आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। खैर, तो आज हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आई होप आपने वो एनिमेशन देखा था, बहुत मज़ा आया था। अब ये एनिमेशन इस वीडियो में बहुत काम आएगा। चलिए, ठीक है। अब ये क्या है हमारा, ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे पहला डायग्राम। आई थिंक इस डायग्राम को तो नहीं देखा था, लेकिन आपने इसका एनिमेशन बड़े अच्छे से देखा था, याद है। चलिए आप लोग नाम बताइए, मैंने बताया था यहाँ पे, देखिए नाम तो लिखा ही हुआ है। वैसे ये क्या होता है हमारे नोज़ के अंदर, जैसे कि हमारे माउथ के अंदर, बेसिकली माउथ के बाद यहाँ बक्कल कैविटी होती है ना, बक्कल कैविटी। उस तरह ना नाक के अंदर भी खाली जगह होता है, जो हमें नहीं पता होता है बेसिकली। हाँ, नाक के अंदर भी खाली जगह होती है। कितने लोग नाक में अपनी फिंगर डालते हैं, बहुत बैड हैबिट्स होते हैं, ठीक है। चली जाती है ना, ठीक है। तो बेसिकली एक तो हो जाती है, इसके अलावा भी खाली पोर्शन नज़ल कैविटी में हमारा होता है, नोज़ के अंदर होता है, दैट इज कॉल्ड नज़ल कैविटी, ठीक है। ये बाहर में एक ओपनिंग होता है जो उसकी लेबलिंग नहीं किया हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल लेयर। क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल लेयर। एक्सटर्नल लेयर, इस पर लिखाई नहीं रहा मुझसे, तो लेयर, एक्सटर्नल लेयर होता है। 1 मिनट, मैं फिर से लिखती हूँ, एक्सटर्नल लेयर, राइट। उसको हम एक्सटर्नल लेयर कहते हैं। आई होप थोड़ा बहुत लिखा गया है, चलो ठीक है। और बाहर वाले, अंदर वाले को, इस जगह खाली जगह को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम नाजल कैविटी बोलते हैं, ठीक है। नाजल कैविटी बोलते हैं। जैसे अंदर आते हो दिख रहा होगा आपको, एक ऐसा जगह है जहाँ पे नोज़ और बक्कल कैविटी कनेक्ट कर रही है, दिख रहा है, नोज़ और बक्कल कैविटी कनेक्ट कर रही है, ठीक है। पता है ये जगह कौन सी होती है, ये जगह फेरिंग्स होती है। तो फेरिंग्स बेसिकली वहाँ पे नहीं होता है, फेरिंग्स ना ये यहाँ से लेकर के, मतलब कि यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक फेरिंग्स होता है हमारा, यहाँ से यहाँ तक हमारा पूरा फेरिंग्स होता है। अब ये फेरिंग्स क्या होता है अभी मैं जस्ट बताऊँगी। पहले इतना जान लो कि हमारी नोज़ और हमारी बक्कल कैविटी, मतलब कि हमारी नज़ल कैविटी और हमारी बक्कल कैविटी जो होती है आपस में कनेक्टेड होती है, राइट। जिसके वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि हम, मतलब कि पानी पीते रहते हैं और कोई हमें हंसा देता है तो नाक से पानी बाहर चला आता है। वो पानी पीते पीते चला आता है, क्यों चला आता है, क्योंकि हमारी बक्कल कैविटी और नासल कैविटी आपस में कनेक्टेड होती है, ठीक है। अंडरस्टैंड है। कितने लोग को सर्दी होता है तो उस टाइम में भी, अब नहीं बोलूँगी, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, बहुत गंदी गंदी हरकतें वो माउथ से निकाल लेते हैं अपने को, म्यूकस जो होता है गंदा वाला, ठीक है। तो क्यों ऐसा कर पाते हैं, क्योंकि हमारी नज़ल कैविटी और बक्कल कैविटी आपस में कनेक्टेड होती है। क्लियर। फेरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स कुछ नहीं, ये हमारी बेसिकली बक्कल कैविटी को और नज़ल कैविटी को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। अब मैंने आपको पढ़ाया था डाइजेस्टिव सिस्टम, पढ़ाया था। अब नहीं देखा है आपने, उस वीडियो को भी देख लीजिए, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको वहाँ पे नहीं मिले तो आप इस वीडियो के, मतलब कि सादिया खान पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, मतलब कि उस चैनल में प्लेलिस्ट मिलेगा, और प्लेलिस्ट में जा कर के आपको देखिएगा बहुत सारे चैप्टर्स की वीडियोस दे रखे हैं। 10th क्लास की भी हैं, एक 11th क्लास का भी है, 12th क्लास का भी है, तो वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं, ठीक है। आप 10th क्लास का देखिएगा, ठीक है, ओके। तो ये हमारा फेरिंग्स होता है, क्लियर, ठीक है। तो फेरिंग्स क्या होता है, गला खाना घोटते हैं ना, तो घोटने के पास एक जगह होता है ना, उसको भी फेरिंग्स बोलते हैं। तो फेरिंग्स यहाँ से लेके यहाँ तक लंबा जगह होता है फेरिंग्स का, ठीक है। अब लैरिंग्स क्या होता है, अब लैरिंग को समझने के लिए क्या करना है, हमें ये जानना है कि जैसे ही हमारा बेसिकली फेरिंग्स के पास 2 रास्ता होता है, फिर से चला जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब मैम ये एक्स्ट्रा क्या निकाल दिया आप, ग्रीन कलर का, ये कुछ नहीं, ये हमारा ईसोफेगस यहाँ से कनेक्ट होता है, ईसोफेगस का फिर हमारा स्टमक कनेक्ट होता है, फिर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है ना, तो ये सब ना इसके पीछे होता है। तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है आगे होता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है इसके पीछे होता है, क्लियर।
ठीक है। तो ये हमारा लैरिंग्स है जिसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं और एडम्स एप्पल भी कहते हैं। ठीक है। ये हमारा ट्रकिया है जिसके ऊपर सी शेप कार्टिलेज लगा होता है एंड इसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं जिसके अंदर एयर, तो हम जैसे ही सांस लेते हैं तो इस सांस से हमारे जैसे ही हम ब्रीदिंग करते हैं, इनहेलेशन करते हैं, तो ऑक्सीजन रिच एयर जो होता है ये हमारे नासल कैविटी से होते हुए, ट्रकिया से होते हुए ये हमारे लंग्स में आकर के चला जाता है। ठीक है। कैसे जाता है मैंने बता रखा है अब कैसे जाता है। ठीक है। फिर हमारे उसके बाद फिर दो ब्रांचेस आते हैं जिसको हम ब्रोंकस कहते हैं और ब्रोंकाई इज अ प्लूरल एंड ब्रोंकस इज अ सिंगुलर। ठीक है। तो कहीं कहीं पे ये ब्रोंकाई की जगह ब्रोंकस भी लिखा होता है, तो दोनों ही सही है। ठीक है। और ये हमारा दो लंग्स हैं। क्लियर। और हम जैसे ही ब्रोंकस के बाद फिर लंबे लंबे ब्रांचेस दिख रहे होंगे इसके अंदर, दैट इज़ द ब्रोंकियोल। क्या बोलते हैं उसे हम ब्रोंकियोल कहते हैं। ठीक है। और ये ब्रोंकियोल फिर जो होता है ये ख़त्म होता है एक पाउच लाइक कैविटी में। ब्रोंकियोल जो होता है एक पाउच लाइक कैविटी में ख़त्म होता है जिसको हम एल्वियोलाई कहते हैं और एल्वियोलाई में ही एयर आकर के फिल होता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। और ये हमारा है डायफ्राम। ये क्या है? ये हमारा है डायफ्राम। 1 मिनट। हाँ, ये हमारा है डायफ्राम। ये हमारा डायफ्राम है। ओके। तो डायफ्राम जो होता है बेसिकली ब्रीदिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। अगर हमारा डायफ्राम रप्चर हो गया तो कभी भी हम ब्रीदिंग नहीं कर पाएंगे, उसी वक्त हमारी डेथ हो जाएगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब कह रहा है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है ये बना होता है एक पेयर ऑफ लंग से, एक जोड़ी लंग से बना है। हम जस्ट देखें अभी ये अटैच किया हुआ होता है ओपन ट्यूब से। ठीक है। जो कि नॉस्ट्रल तक अटैच होता है। अब देखो हमारे लंग्स जो होता है, हमारा लंग्स जो है वो एक ट्यूब से अटैच होता है। नहीं समझ में आ रहा है? जस्ट देखिए ये हमारा लंग्स है, ये एक ट्यूब से अटैच किया हुआ है, इसी की बात कर रहा है। ठीक है। ओके। अब बोल रहा है कि अब नॉस्ट्रल, अब जो चीज़ हमने पढ़ा है सबका डेफिनेशन दिया हुआ है। नॉस्ट्रल कुछ नहीं आप बाहर में का एक्सटर्नल लेयर मैंने कहा था। ठीक है। उस एक्सटर्नल लेयर को हम नॉस्ट्रल भी कहते हैं। तो हमारे पास दो नॉस्ट्रल होती है। हमारी जैसे नाक होती है ना, इस तरह की हमारी नाक होती है। ऐसे ही होता है कि बहुत गंदा हो गया। ये हमारा बेसिकली नोज़ है, होता है। यहाँ पे दो ओपनिंग होती है। ठीक है। इसी ओपनिंग को हम नॉस्ट्रल कहते हैं। क्लियर। ठीक है। वो एयर जाने के लिए होता है कि अंदर से लाइनिंग की हुई, तो इसके अंदर में हेयर होता है। जो हेयर जो होता है ये बेसिकली वो हेयर होते हैं, इसमें अंदर वेट ड्राई म्यूकस होता है जो कि बेसिकली पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन करने का, मतलब एयर को फिल्ट्रेशन करने का काम, जिससे हम सांस लेते हैं, ब्रीदिंग जब करते हैं तो क्या होता है ना, उस टाइम में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो एयर के चले जाते हैं हमारे अंदर, तो उस पार्टिकल्स को बेसिकली कैप्चर करने का काम करता है। ठीक है। और बेसिकली एयर वार्म्स अप, और ये हमारे नज़ल कैविटी को एयर, मतलब नज़ल कैविटी में जाने के बाद हमारी एयर जो होती है वो थोड़ी सी वार्म हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी टेम्परेचर जो होती है वो बाहर की कंपैरिजन में थोड़ी सी हीट होती है, दैट्स वाई। ठीक है। आपको इतना डीप में नहीं पढ़ना है, आप बस देख लो इसे। ठीक है। आपको इससे बहुत कम पढ़ना है। फेरिंग्स, फेरिंग्स कुछ नहीं है, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि कंटिन्यू करता है नाजल पैसेज को। और फेरिंग्स जो होता है ये बेसिकली हमारे नाजल कैविटी को बकल कैविटी को जोड़ने का भी काम करता है, और साथ साथ ये हमारे ईसोफेगस को और ट्रकिया को भी जोड़ने का काम करता है। ठीक है। लैरिंग्स क्या होता है? लैरिंग्स वॉइस बॉक्स होता है, और वॉइस बॉक्स मेल में प्रोमिनेंट होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम एडम्स एप्पल कहते हैं। और इस वॉइस बॉक्स के बारे में मैंने बहुत ही अच्छे से 3D एनिमेशन का जो मैंने वीडियो बनाया था रेस्पिरेशन के बारे में, वो आप लोग ज़रूर देखिए, तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। अब बात करेंगे हम ट्रकिया की। ट्रकिया कुछ और नहीं, ट्रकिया एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है, इस तरह का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें कि रिंग शेप, ऐसे स्मॉल शी शेप, इस तरह का कार्टिलेज लगा हुआ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको शी शेप कार्टिलेज कहते हैं। इसका काम ये कार्टिलेज क्यों लगा होता है? देखिए आपके पास, मान लेते हैं आपके पास ना एक बलून है। ठीक है। उस बलून को आप फुलाइए। ठीक है। और फुलाने के बाद उसका सारा एयर को अंदर आप खींच लीजिए, तो क्या देखिएगा कि बलून जो होता है जो कि बलून ऐसा होता है हमारा, सारा एयर खींचने के बाद ना वो ना ऐसा चपटा सा हो जाएगा। ठीक है। तो हमारी लंग्स भी बिल्कुल बलून जैसी हैं। अगर सारा एयर बाहर हम एक्सहेल कर लेंगे तो क्या हो जाएगी, हमारी जो ट्रकिया है बेसिकली, ऐसी ट्रकिया था ना, वो चपटी हो जाएगी एकदम। तो अब हमारा सांस घुटने लगेगा, हमारा दम घुटने लगेगा, हम मर भी सकते हैं। तो ऐसी चपटी ना हो, ऐसे कोलैप्स ना कर जाए, तो कोलैप्स से बचाने के लिए उसके पास ना शी शेप का कार्टिलेज होता है। इसको आप फील भी कर सकते हैं। अब मैं नेक के ऊपर हाथ रखे, कुछ उबड़ खाबड़ सा फील हो रहा होगा, वो हमारा बेसिकली शी शेप कार्टिलेज है ट्रकिया का।
ठीक है, क्योंकि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बाहर होता है इसलिए हमें कार्टिलेज फील होता है। और इसी कार्टिलेज वाले के पीछे, इसी शी शेप कार्टिलेज के पीछे, ट्रकिया के पीछे हमारा इसोफेगस प्रेजेंट है। ओके ओके, अब बोल रहा है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई कुछ नहीं, एक पेड़ होता है ट्रकिया से बाहर निकलते हुए, हम जस्ट देख चुके हैं। ब्रोंकियोल्स क्या होता है हम इसे भी देख चुके हैं। आगे कह रहा है ये एल्वुलाई कुछ नहीं होता है। एल्वुलाई क्या होता है? एल्वुलाई कुछ नहीं, ये हमारा ब्रोंकियोल की इंडिंग सैक होती है, ये हमारा एल्वुलाई है, ये इंडियो सैक होती है। इसका काम होता है गैसेस को एक्सचेंज करना। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। ये तो दिया हुआ इसके अंदर, मैं आपको एक ये एल्वुलाई है, ठीक है। एल्वुलाई के अगल बगल में ना क्या होता है, कैपिलरी होती है। कैपिलरी क्या होता है, हमारे आपको अपने हाथ में देखो कुछ नस नज़र आ रहा है ग्रीन ग्रीन कलर का, ठीक है। तो हमारे बॉडी में वेन्स होते हैं, आर्टरी होते हैं, और सबसे पतला होता है कैपिलरी, ठीक है। तो कैपिलरी में क्या होता है, कैपिलरी में क्या होता है, CO2 वाले ब्लड भरे हुए होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे हम किचन में काम करते हैं तो कचरा जमा हो जाता है ना, उस तरह से क्या होता है हमारे बॉडी में काम करने पे एक कचरा जमा हो जाता है जिसको बोलते हैं CO2। तो CO2 हमारे बॉडी का गैसियस वेस्ट है। अगर ये CO2 हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हमारी डेथ हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए इसको बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही मैंने आपको बताया था, आपने जस्ट अभी देखा है, एक प्रोसेस देखा है, उसमें आपने क्या देखा है कि जब हम फूड को, ग्लूकोज को तोड़ते हैं और वहाँ से एनर्जी निकालते हैं, ग्लूकोज को तोड़ते हैं, वहाँ से हम ATP बनाते हैं, तो इस ATP का एक बाई प्रोडक्ट भी बनता है जिसको हम CO2 कहते हैं। तो CO2 हमारे बॉडी का वेस्ट बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। एक टाइम पे क्या होगा, अगर ये बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा तो हमारी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो इसे बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। तो एल्वुलाई क्या करता है, बेसिकली क्या करता है कि यहाँ एल्वुलाई के बगल में लगी होती है कैपिलरी, कैपिलरी लगी होती है। तो क्या होता है यहाँ पे CO2 ना, बॉडी का CO2 जो कचरा वाला था, ठीक है, ब्लड में चला जाता है, ठीक है। और वो ब्लड में कैपिलरी, वो ब्लड किस में होता है, वो ब्लड कैपिलरी में होता है, ठीक है। और कैपिलरी से ये CO2 ऐसे, कैपिलरी से ये CO2 जंप करते हुए एल्वुलाई में पहुंच जाए। जैसे कैसे तुम जंप कर जाते हो यहाँ से वहाँ, वैसे यहाँ पे कैपिलरी मान लो CO2 है, यहाँ पे ये एल्वुलाई, यहाँ से जंप करके ये एल्वुलाई में चला जाता है, ठीक है। अब बदले में क्या करता है, ये O2 दे देता है। कैसे, क्योंकि हमने ब्रीदिंग कर रखा है, और ब्रीदिंग किया तो हमारे एयर में सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा O2 है, क्योंकि हमें O2 का काम है ना। भले एयर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम तो O2 की बात करेंगे ना, क्योंकि हमें O2 चाहिए। तो ये CO2 एल्वुलाई जो होता है, एल्वुलाई जो होता है अपने अंदर CO2 को, अपने अंदर मतलब कि CO2 को रख लेता है और O2 को भेज। आपको यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे इस स्ट्रक्चर को, ठीक है, अगर मैं दिखाऊं, ओके, ठीक है, ध्यान से अगर देखिएगा इसे तो क्या दिख रहा है, ये हमारा एल्वुलाई है ये वाला, और ये हमारा कैपिलरी है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि O2 जो है, बेसिकली O2 जो है ये यहाँ से अंदर जा रहा है, देख रहे हो, O2 अंदर जा रहा है, मतलब CO2 हमारे बॉडी का अंदर जा रहा है, एल्वुलाई के अंदर जा रहा है, जिससे अब ये हम एक्सहेल करेंगे तो CO2 हमारे नाज़ल कैविटी के थ्रू बाहर चला जाएगा, ये बाहर चला जाएगा। लेकिन अब इसके पास ये बाहर से ये O2 लेकर के आया है, O2 लेकर के आया है, वो O2 हमारे कैपिलरी में जा रहा है। तो ऐसे ही होता है कि ये CO2 को अपने पास रख लेता है एल्वुलाई, और O2 को कैपिलरी में भेज देता है। तो यही होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और कुछ नहीं। बाकी बहुत सारे नाम लिखे हैं, उसको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए इतना डीप में तो आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा आई थिंक, ठीक है। ये थोड़ी हाई क्लास की है, लेकिन आपको ये चीज़ जानना है, ओके, खैर। तो देखिए कह रहा है एल्वुलाई बना हुआ होता है बहुत ही थिन मेम्ब्रेन से, ठीक है, बहुत ही थिन मेम्ब्रेन से बना होता है, ठीक है, जिसकी वजह से, और वहाँ पे क्या होती है, एंड वेयर द ब्लड कैपिलरीज ओपन, जहाँ पे ब्लड कैपिलरी ओपन होते हैं, दिस एल्वुलाई वेयर द ऑक्सीवेयर। अब देखिए मैंने क्या कहा यहाँ पे, कि यहाँ पे ना देखिए मैंने जो भी बात मैंने कहा था ये सब यहाँ से यहाँ तक में लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन मिक्स कर जाता है, ऑक्सीजन मिक्स करता है विद द ब्लड, ठीक है, और CO2 वहाँ से ब्लड से चला जाता है एल्वियोलर गैस में, ठीक है। और गैसेस एक्सचेंज जो होता है किसके थ्रू हो पाता है, ये हो पाता है प्रेशर डिफरेंशियल की वजह से। मतलब अभी कहोगे प्रेशर डिफरेंशियल क्या होता है, बस इतना जान लो कि प्रेशर डिफरेंशियल समझना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी कि प्रेशर बेसिकली क्या होता है। इतना जान लो कि ये जो काम हो रहा है ये डिफ्यूज़न की वजह से हो पा रहा है।
ये काम किसकी वजह से हो पा रहा है? ये हो पा रहा है डिफ्यूज़न की वजह से। अब मैं एक वीडियो अलग से डिफ्यूज़न पे बना दूँगी, ठीक है, ओके। अब देखिए एल्विलाई को और किसी यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए कैसे ये हमारा एल्वियोलर सैक है। ध्यान से देखिए, समझ में आ रहा है? बहुत सारी कैपिलरीज इससे अटैच्ड हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। अब कहा जा रहा है हम सब कुछ तो समझ गए, लेकिन हम ब्रीदिंग पे बात ही नहीं किए। हम इतनी टफ टॉपिक को, इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने रेस्पिरेशन देख, लेकिन ब्रीदिंग क्या होती है ये बात तो हम जाने नहीं। देखो ब्रीदिंग कुछ नहीं होता, ठीक है, ब्रीदिंग कुछ नहीं। मैंने कहा हम इन्हेलेशन करते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं, वो हमारा ब्रीदिंग होता है। लेकिन ब्रीदिंग करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन चाहिए, दैट इज़ द डायफ्राम। आपने देखा था कि लंग्स बना हुआ था, उस लंग्स के बाद क्या था? एक ऐसा स्ट्रक्चर था, ठीक है, उसको हम डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम क्या, जैसे ही हम ब्रीदिंग करते हैं तो आप मान लो कि लंग्स हमारा है ये, ठीक है, ये हमारा लंग्स है। अब इस लंग्स को बहुत ज़्यादा तुम इसमें एयर डाल दो तो लंग्स की साइज़ बड़ी हो जाएगी, तो लंग्स काफ़ी भारी हो जाएगा। तो उसके नीचे ना एक मस्कुलर ऑर्गन है, तो ये प्रेशर से ना दब जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अपना साइज़ को स्ट्रेट कर लेता है। क्योंकि नॉर्मली जो हमारा डायफ्राम होता है वो ऐसे डोम शेप का होता है, मतलब कि अम्ब्रेला शेप का होता है। अम्ब्रेला समझते हो? छाता, ठीक है, छाता के शेप का होता है, उसको हम डोम शेप कहते हैं। तो जैसे ही हमारा एयर प्रेशर बढ़ता है तो क्या होता है, ये हमारा दब जाता है लंग्स से। इसको मतलब दबता नहीं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ ताकि आपको याद रहे। जैसे हम इन्हेलेशन करते हैं तो हमारा डायफ्राम चपटा हो जाता है, मतलब कि ये स्ट्रेट हो जाता है। लेकिन जैसे हम एक्सहेलेशन करते हैं, अपनी लंग्स से एयर को नासल कैविटी के थ्रू बाहर निकालते हैं, तो वैसे ही ये डोम शेप का हो जाता है। क्लियर? उसी बात को इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्रीदिंग इज़ अ मैकेनिज्म ऑफ लंग्स इज़ कंट्रोल बाय डायफ्राम। ये एक लंग्स का मैकेनिज्म है, ठीक है, ब्रीदिंग, इसको कंट्रोल करता है डायफ्राम एंड इंटरकॉस्टल मसल। अब इंटरकॉस्टल मसल क्या होता है आप ये मत जानो, बहुत डीप में लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। बेसिकली इंटरकॉस्टल मसल्स क्या होता है, दो रिब्स के बीच में कुछ मसल्स होते हैं, ठीक है। आपने देखा कंकाल, देखा होगा कंकाल, बहुत सारे भूत में वाली फिल्म में दिखाता है, होता है ना, रिब्स होते हैं, छाती पे आपके रिब्स हैं, किसी किसी के रिब्स भी दिखते हैं जो बहुत पतला आदमी होता है, उसके बीच में कुछ मसल्स होते हैं, उसको बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स, ठीक है। तो वो भी बहुत हेल्प करता है। डायफ्राम इज अ मेम्ब्रेन विच सेपरेट द थोरैसिक चेम्बर। डायफ्राम क्या होता है, वो थोरैसिक चेम्बर को सेपरेट करता है एब्डोमिनल कैविटी से। अब ये क्या होता है, कुछ नहीं, हम यहाँ पे हमारे चेस्ट रीजन जो हमारा है ना, एक मान लो ये ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, ये एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, ओके, बहुत गंदा हो गया ना, एक मिनट, ये एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, ये बीच का बॉडी मान लो, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमारा एब्डोमिनल कैविटी हो गया, ठीक है, जहाँ पे हमारा स्टमक होता है, इंटेस्टाइन होता है, और यहाँ से यहाँ तक हमारा चेस्ट कैविटी हो गया। तो इस दोनों को अलग करने के लिए जो ऑर्गन होता है दैट इज़ द डायफ्राम, ठीक है। तो चेस्ट जो रीजन होता है उसको हम डायफ्राम बोलते हैं, और चेस्ट के नीचे जहाँ पर हमारा पेट होता है उसको हम एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं, ठीक है, ओके। तो ये कह रहा है क्या है, डायफ्राम क्या होता है, ये सेपरेट करता है थोरैसिक कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है। व्हेन डायफ्राम मूव्स डाउन, डायफ्राम जैसे ही नीचे जाता है क्या होता है, द लंग्स एक्सपेंड, मतलब लंग्स की साइज़ बड़ी हो जाती है, मतलब कि हम इन्हेलेशन कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कोई चीज़ बड़ी कब होगी, मतलब लंग्स बलून कब फूलेगा, जब उसमें एयर जाएगा। वैसे हमारा लंग्स भी तो बलून जैसा है ना, जैसे हम इन्हेलेशन करेंगे तो लंग्स की साइज़ बढ़ जाएगी, और डायफ्राम हमारा मूव डाउन करेगा, मतलब कि वो नीचे मूव करेगा तो वो चपटा हो जाएगा, ठीक है। व्हेन मूव्स डाउन, ठीक है, व्हेन डायफ्राम मूव्स अप, जैसे ही डायफ्राम ऊपर की ओर बढ़ता है, मतलब कि जब ऐसे से वो ऐसे की ओर बढ़ता है तो लंग्स हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, मतलब कि हम लंग्स से एयर को एक्सहेल कर लेते हैं, मतलब कि लंग्स से एयर को हम बाहर निकाल लेते हैं, अपने सांस को हम बाहर छोड़ लेते हैं, ठीक है। तो क्या डायफ्राम हमारी जो होती है वो डोम शेप का हो जाता है एंड एयर एक्सहेल। तो हम ये समझ गए ब्रीदिंग क्या होता है। आई होप आपको बहुत चीज़ समझ में आ गया। ब्रीदिंग में जो डायफ्राम वाला चीज़ था कि हम ब्रीदिंग करने पे हमारी मतलब कि डायफ्राम मूव डाउन कब होती है, मूव्स अप कब होती है, इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो मूव अप कब होता है, मूव डाउन कब होता है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ओके। लेट्स सी। तो आपका ये लेक्चर ख़त्म हो गया है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, थोड़ा सा मज़ा भी आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है और अगर लगता है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो और बच्चों के लिए, तो इससे आप जितना हो सके उतना शेयर कीजिए
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, ताकि देखिए लाइक इज़ नॉट अ वेरी बिग थिंग, ठीक है। आप एक प्रेस करना है सिर्फ आपको, लेकिन इस लाइक आपकी सिर्फ सिंपल प्रेस से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी। क्योंकि देखिए अगर आप सिंपली नहीं भी लाइक करोगे तो कोई इशू नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं जब इतनी मेहनत कर रही हूँ आप लोग के लिए, तो आप लोग अपने लाइक से ये बताओगे कि मैम मैं आपके साथ हूँ और आप जो पढ़ाते हो मुझे समझ में आता है, ठीक है। तो एक तरह से मुझे एक जैसे कि रिवॉर्ड नहीं मिलता है, आपकी शाबाशी नहीं मिलती है, उस तरह से ये मेरे लिए एक तरह का रिवॉर्ड है, आपके लाइक्स, आपके अच्छे कमेंट्स, ओके। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना हो सके और बच्चों को शेयर करिए, ठीक है, ताकि और बच्चों की भी हेल्प हो सके और मेरे लिए भी अच्छा रहे। थैंक यू।